आज आप लोग के सामने मिसपाल कहानी, जिसके लेखक मोहन राकेश हैं, उसका दूसरा भाग लेके आया हूँ। दो आदमियों हैं भी या दोनों को भी भूखे रहना पड़ेगा? मैंने पूछा। खाना बहुत है। मिसपाल झुककर पतीले में देखती हुई बोली। क्या क्या है? मिसपाल कलछी से पतीले में टटोल कर देखने लगी। बहुत कुछ है। आलू भी है, बैगन भी है और शायद बीच में एकाध टिंडा भी है। यह सब्जी मैंने परसों बनाई थी। परसों? मैं ऐसे चौंक गया जैसे मेरा माथा सहसा किसी चीज़ से टकरा गया हो। मिसपाल कलछी चलाती रही। हर रोज़ तो नहीं बना पाती हूँ, वह बोली। रोज़ बनाने लगूँ तो बस खाना बना हो सकूँ और अपने अकेले रोज़ बनाने का उत्साह भी तो नहीं होता। कई बार तो मैं सप्ताह भर का खाना एक साथ बना लेती हूँ और फिर निश्चित होकर खाती रहती हूँ। कहो तो तुम्हारे लिए मैं अभी ताज़ा बना दूँ। तो चपातियाँ भी क्या परसों की ही बनी रखी है? मैं अनायास कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आओ इधर आकर देख लो, खा सकोगे या नहीं। वह कोने में रखे हुए बेंत के संदूक के पास चली गई। मैं भी उसके पास पहुंच गया। पाल ने संदूक का ढकना उठा दिया। संदूक में 25-30 खुश्क शुष्क चपातियाँ पड़ी थी। सूख कर उन सब ने कई तरह के आकृतियाँ धारण कर ली थी। मैं संदूक के पास से आकर फिर कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारे लिए ताज़ा चपातियाँ बना देती हूँ, मिसपाल एक अपराधी की तरह देखती हुई बोली। नहीं नहीं, जो कुछ बना रखा है वही खाएंगे। मैंने कहा, मगर अपनी इस भलमन सेहत के लिए मेरा मन अंदर ही अंदर कुढ़ गया। मिसपाल संदूक का ढक्कन बंद करके स्टोव के पास लौट गई। सब्जी 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलती, बस बोली। बाद में मैं जैम, प्याज और नमक से काम चलाती हूँ। यहाँ आलूचे बहुत मिल जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत सा आलूचे जैम बना रखा है। खाकर देखो, अच्छा जैम है। ठहरो, तुम्हें प्लेट देती हूँ। वह फिर जल्दी से बाहर चली गई और कमरे से किलो वाली प्लेट खाली करके ले आई। गिलास में आकर बोली। सरसों का तेल रखा है, पानी तुम प्याली में ही ले लोगे या ट्राउट मछली? खाना खाते समय और खाना खा चुकने के बाद भी मिसपाल के दिमाग पर ट्राउट मछली की बात ही सवार रही। जैसे भी हो, शाम को वह ट्राउट मछली बनाएगी। उसके हठ की वजह से मैंने उससे कह दिया था कि मैं अगले दिन सुबह तक वहाँ रह जाऊँगा। मिसपाल ने आगे का फैसला अगले दिन पर छोड़ दिया था। उसे शाम के लिए कई और चीज़ों का इंतजाम करना था, क्योंकि ट्राउट मछली आसानी से तो नहीं बन जाती। पहली चीज़ घी चाहिए था। डिब्बे में घी नाम मात्र को ही था। प्याज और मसाला भी घर में नहीं था। मिट्टी का तेल भी चाहिए था। खाने के बाद हम लोग घूमने के लिए निकले तो पहले वह मुझे साथ बाजार में ले गई। हटवार के पास भी घी नहीं था। उसके लिए मिस पाल ने पोस्टमास्टर से अनुरोध किया कि वह अपने घर से उसे शाम के लिए आधा सेर घी भिजवा दें। अगले दिन कुल्लू से लाकर लौटा देगी। उससे उसने यह भी कहा कि वह अपने घर के थोड़े से फ्रेंच बीन भी उतरवा कर उसे भेज दे और कोई मछली वाला उधर से गुजरे तो उसके लिए शेर भर ट्राउट ले रखे। सबरवाल साहब, मैं आपको बहुत तकलीफ़ देती हूँ। वह चलने से पहले
7-8 बार उसे धन्यवाद देकर बोली, मगर देखिए मेरे मेहमान आए हुए हैं और यहाँ ट्राउट के अलावा कोई अच्छी चीज़ मिलती नहीं। देखती हूँ अगर बाली मुझे मिल जाए तो मैं उससे कहूँगी कि वह मुझसे दरिया से एक मछली पकड़ दे, मगर बाली का भरोसा नहीं। आप ज़रूर मेरे लिए ले रखिएगा। मैंने मिसेज एटकिंस को भी कहला दिया है, उन्होंने भी ले ली, तो मैं आज और कल दोनों दिन बना लूँगी। ध्यान रखिएगा, कई बार मछली वाला आवाज़ नहीं लगाता और ऐसे ही निकल जाता। थैंक यू वेरी मच। मेरे सामान के लिए उसने कुल्लू फ़ोन भी करा दिया। अब सड़क पर चलती हुई वह सुबह के नाश्ते की बात करने लगी। रात को तो ट्राउट हो जाएगी, मगर सुबह नाश्ता क्या बनाया जाए? डबल रोटी या नहीं मिलेगी? डबल रोटी यहाँ नहीं मिलेगी, नहीं तो मैं तुम्हें शहद के टोस्ट ही बनाकर खिलाती। अच्छा खैर देखो। सड़क पर खुली धूप फैली थी और भेड़ों और पशम के बकरों का रेवड़ हमारे आगे आगे चल रहा था। साथ दो कुत्ते जीभ लपलपाते हुए पहरेदारी करते जा रहे थे। सामने से एक जीप के आ जाने से रेवड़ में खलबली मच गई। बकरी वाले भेड़ों के पहाड़ की तरफ ढकेलने लगे। एक भेड़ का बच्चा ढलान से फिसल गया और नीचे से सिर उठाकर मिमियाने लगा। किसी बकरी वाले का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया तो मिस पाल सहसा परेशान हो उठी। ए भाई, देखो वह बच्चा नीचे जा गिरा है। बकरी वाले, एक बच्चा नीचे खाई में गिर गया है, उसे उठा लाओ। ए भाई, एक दिन पहले वर्षा हुई थी, इसलिए ब्यास खूब चढ़ा हुआ था। नुकीली चट्टानों से छिलता और कटता हुआ पानी शोर करता हुआ बह रहा था। सामने दरिया पार करने का झूला था। झूलों की चरखियाँ घूम रही थी, रस्सियाँ इकट्ठी हो रही थी और झूला दो व्यक्तियों के लिए हुए इस पार से उस पार जा रहा था। सहसा झूले में बैठे हुए दोनों व्यक्ति ही करके हंसने लगे, जैसे किसी को चिढ़ा रहे हो। फिर उनमें से एक ने जोर से छींक दिया। झूला उस पार पहुंच गया और वे व्यक्ति उसी तरह हंसते और छींकते हुए उससे उतर गया। झूला छोड़ दिया गया और उसकी रस्सी इस सिर से उस सिर तक आधा गोलाई में फैल गई। जो व्यक्ति उधर उतरे थे वे उस किनारे से फिर एक बार जोर से हंसे। तभी झूला खींचने वालों में से एक लड़का मचान से उतरकर हमारे पास आ गया। वह ऐसे कहने लगा जैसे अभी अभी कोई दुर्घटना हो गई हो। मिस साहब, उसने कहा, यह वही दूरदर्शन है जिसने आपके कुत्ते को कुछ खिलाया था। यह वही सुदर्शन है जिसने आपके कुत्ते को कुछ खिलाया था। अब यह अब भी शरारत करने से बाज नहीं आता। उन व्यक्तियों के हंसने और छींकने का मिस पाल पर उतना असर नहीं हुआ जितना उस लड़के की बात का हुआ था। उसका चेहरा एकदम से उतर गया और आवाज़ खुश्क हो गई। वह उधर के गांव का आदमी है ना? उसने पूछा। हाँ मिस साहब, तुम पोस्टमास्टर को बताना, वे अपने आप इसे ठीक कर लेंगे। मिस साहब, यह हमसे कहता है कि यह मिस साहब, तुम इस वक्त जाओ, अपना काम करो। मिस पाल उसे झिड़क कर बोली, पोस्टमास्टर से कहना वे इसे एक दिन में ठीक कर देंगे, मगर मिस साहब कभी उधर आकर बात करना। लड़के की समझ नहीं आया कि मिस साहब ने बात करने में उस समय उससे क्या अपराध हुआ। वह सिर लटकाए हुए चुपचाप वहाँ से लौट गया। कुछ देर
हम लोग वहीं रुके रहें। मिस पाल जैसे थकी हुई सी सड़क के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। मैं दरिया के उस पार पहाड़ की चोटी पर उगे उस हुए वृक्ष की लंबी पंक्ति को देखने लगा, जो नीले गुब्बारे जैसे सफ़ेद बादलों के बीच खींची हुई लकीर सी लगती थी। दरिया के दोनों तरफ पुल के सलेटी खंभे खड़े थे, जिस पर अभी पुल नहीं बना था। खंभों के आसपास से झड़कर थोड़ी-थोड़ी मिट्टी दरिया में गिर रही थी। मैंने उधर से आंखें हटाकर मिस पाल की तरफ देखा। मिस पाल मेरी तरफ देख रही थी। शायद वह जानना चाहती थी कि झूले वाले लड़के की बात का मेरे मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आगे चले। मुझसे आंखें मिलते ही उसने पूछा, हाँ चलो। मिस पाल उठ खड़ी हुई। उसकी सांस कुछ कुछ फूल रही थी। वह चलती हुई मुझे बताने लगी, वहाँ के लोगों में कितनी तरह के अंधविश्वास है। जब पिंकी बीमार हुआ तो वहाँ के लोगों ने सोचा था कि किसी ने उसे कुछ खिला विला दिया है। वे अनपढ़ लोग हैं। मैंने इनकी बातों का विरोध भी नहीं किया। ये लोग अपने अंधविश्वास एक दिन में थोड़े से ही छोड़ सकते हैं। इस चीज़ में आगे अभी कितनी बरस लगेंगे। और रास्ते में चलते हुए वह बार बार मेरी तरफ देखती रही कि मुझसे उसकी बात पर विश्वास हुआ है या नहीं। मैंने सड़क से एक छोटा सा पत्थर उठा लिया था और चुपचाप उसे उछालने लगा था। काफ़ी देर तक हम लोग खामोश चलते रहे। वह खामोशी मुझे अस्वाभाविक लगने लगी तो मैंने मिस पाल से वापस घर चलने का प्रस्ताव किया। चलो, चलकर तुम्हारी बनाई हुई नई तस्वीर ही देखी जाए, मैंने कहा। इस इन दिने इन 3-4 महीनों में तुमने काफ़ी काम कर लिया होगा। पहले घर चलकर एक एक प्याली चाय पीते हैं। मिस पाल बोली, सचमुच इस समय मैं चाय की गर्म प्याली के लिए जिंदगी की कोई भी चीज़ कुर्बान कर सकती हूँ। मेरा तो मन था कि घर से चलने से पहले ही एक एक प्याली पी लेते, मगर फिर मैंने कहा कि पोस्टमास्टर से कहने में देर हो जाएगी तो मछली वाला निकल जाएगा। इस बात ने मेरे मन को थोड़ा गुदगुदा दिया कि 3 महीने में आया हुआ पहला मेहमान उस समय मिस पाल के लिए अपनी तस्वीरों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। लौटकर कॉटेज में पहुंचते ही मिस पाल चाय बनाने में व्यस्त हो गई। वह आते हुए काफ़ी थक गई थी, क्योंकि जरा सी चढ़ाई चढ़ने में ही उसकी सांस फूलने लगती थी। मगर वह जरा देर भी सुस्ताने के लिए नहीं रुकी। चाय के लिए उसकी यह व्यस्तता मुझसे बहुत अस्वाभाविक लगी, शायद इसलिए कि मुझे खुद चाय की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। मिस पाल इस तरह चम्मचों और प्यालियों को ढूंढने के लिए परेशान हो रही थी, जैसे उसके 10 मेहमान चाय का इंतज़ार कर रहे हों और उसे समझ न आ रहा हो कि कैसे जल्दी से सारा इंतजाम करे। मैं घूमकर कमरे में और बरामदे में लगी हुई तस्वीरों को देखने लगा। जिस जिस तस्वीर पर भी मेरी नज़र पड़ी, मुझे लगा वह मेरी पहले की देखी हुई है। कुछ बड़े तस्वीरें थी जो मिस पाल पंजाब के एक मेले से बनाकर लाई थी। वह अजीब अजीब से चेहरे थे, जिन पर हम लोग एक बार पबतिया कसते रहे थे। जाने क्यों मिस पाल अपने चित्रों के लिए सदा ऐसे ही चेहरे चुनती थी, जो किसी न किसी रूप में विकृत हो। मैंने सारा कमरा और बरामदा घूम लिया। दो एक अधूरी तस्वीरें को छोड़कर मुझे एक भी नई चीज़ दिखाई नहीं दी। मैंने रसोई घर में जाकर मिस पाल से पूछा कि उसकी नई तस्वीरें कहाँ हैं। अभी छोड़ी अब अजी छोड़ो भी, मिस पाल प्यालियाँ धोती हुई बोली।
चाय की प्याली पीकर हम लोग ऊपर की तरफ घूमने चलते हैं। ऊपर एक बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ का पुजारी तुम्हें ऐसे ऐसे किस्से सुनाएगा कि तुम सुनकर हैरान रह जाओगे। एक दिन वह बता रहा था कि यहाँ कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ लोग पहले तो देवता से वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर बाद में अगर देवता वर्षा नहीं देता तो उसे हिडिंबा के मंदिर में ले जाकर रस्सी से लटका देते हैं। और नहीं, नहीं है न है नहीं मज़ेदार बात? जो देवता तुम्हारा काम न करे उसे फांसी लगा दो। मैं कहती हूँ रंजीत, यहाँ लोगों में इतना अंधविश्वास है, इतने अंधविश्वास हैं कि क्या कहा जाए। ये लोग अभी तक जैसे कौरवों पांडवों के ज़माने में ही जीते हैं। आज के ज़माने से इनका कोई संबंध ही नहीं है। और एक बार उड़ती नज़र से मुझे देखकर वह चीनी ढूंढने में व्यस्त हो गई। अरे चीनी कहाँ चली गई है? अभी हाथ में ही थी और अभी न जाने कहाँ रख दी। देखो कैसी भुलक्कड़ हो गई हूँ। मेरा तो बस एक ही इलाज है, कोई हाथ में छड़ी लेकर मुझे ठीक करे। यहाँ यह भी कोई रहने का ढंग है जैसे मैं रहती हूँ? तुमने यहाँ के कुछ लैंडस्केप नहीं बनाए? मैंने पूछा। लेखक पूछता है। तस्वीरें तो बहुत सी शुरू कर रखी है पर अभी तक पूरी नहीं कर सकी। मिस पाल जैसे उस मुश्किल स्थिति से बचने का प्रयत्न करती हुई बोली, अब किसी दिन लग कर सब तस्वीर पूरी करूँगी। तारपीन का तेल भी ख़त्म हो चुका है, किसी दिन जाकर लाना है। कई दिनों से सोच रही थी कि मंडी जाकर कैनवास और रंग भी ले आऊं, पर यूं ही आलस कर जाती हूँ। कुछ ड्राइंग पेपर भी जिल्द कराने हैं। अब जाऊंगी किसी दिन और सारे काम एक साथ ही कराऊंगी। बात करते हुए मिस पाल की आंखें झुकी जा रही थी, जैसे वह अपने ही सामने किसी चीज़ के लिए अपराधी हो और लगातार बात करके अपने अपराध के अनुभव को छिपाना चाहती हो। मैं चुप रहकर उसे चाय में चीनी मिलाते देखता रहा। उसे देखते हुए उस समय मेरे मन में कुछ वैसी उदासी भरने लगी जैसे एक निर्जन समुद्र तट पर या ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई किसी एकांत पथरीली घाटी में जाकर अनायास मन में भर जाती है। कल से एक तो मैं अपने घर को ठीक करूंगी। मिस पाल क्षण भर बाद फिर उसी तरह बिना रुके बात करने लगी। एक तो घर का सारा सामान ठीक ढंग से लगाना है। तुम्हें पता है मैंने कितने चाव से दिल्ली में अपने कमरे के लिए जाली के पर्दे बनवाए थे। वे पर्दे यहाँ ज्यों के त्यों बक्सा में बंद पड़े हैं। मेरा लगाने को मन ही नहीं हुआ। मैं कल ही तरह खाने से कहकर पर्दों के लिए चौखटें बनवाऊंगी। खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान भी घर में रखना ही चाहिए। बिस्किट, मक्खन, डबल रोटी और अचार का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। जो चीज़ें कुल्लू से मिल जाती है वे तो मैं लाकर रख ही सकती हूँ। तारपीन का तेल भी मुझे कुल्लू से ही मिल जाएगा। उसने चाय की प्याली मेरे हाथ में दे दी तो मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकली और मैं चुपचाप छोटे छोटे घूंट भरने लगा। मेरे मन को उस समय एक तरह की जड़ता ने घेर लिया था। कहाँ मिस पाल के बारे में दिल्ली के लोगों ने से सुनी हुई वे सब बातें और कहाँ उसके जीवन की एक एकांत विडंबना। ट्राउट मछली। मिस पाल की सारी परेशानियों के बावजूद उस दिन उसे ट्राउट नहीं मिल सकी। पोस्टमास्टर ने बताया कि मछली वाला उस दिन आया ही नहीं। मिस पाल के बहुत बहुत खुशामद करने पर भी मकान मालकिन का चौकीदार
बाली दरिया से मछली पकड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि वह अपने छड़ी पॉलिश कर रही है, उसे फुर्सत नहीं है। मिसेज एटकिंस के बच्चों ने एक मछली पकड़ी थी, मगर उसके पति ने उसे उस दिन खास तौर पर मछली की कतलियों के लिए कहा था, इसलिए वह अपनी मछली मिस पाल को नहीं दे सकती थी। हाँ, पोस्टमास्टर ने फ्रेंच बीन जरूर भेज दिए। चावल और सूखे फ्रेंच बीन। रात की रोटी के लिए मिस पाल का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। खाना बनाने में उसका मन भी नहीं लगा, जिससे चावल थोड़ा नीचे लग गए। खाना खाते समय मिस पाल बस अफसोस ही प्रकट करती रही। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ रंजीत, हर लिहाज से मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ। खाना खाने के बाद हम लोग बाहर मैदान में कुर्सियाँ निकाल कर बैठ गए तो उसने कहा, वह सिर के पीछे हाथ रखे आकाश की ओर देख रही थी। 12 और 13 की रात होने से आकाश में तीनों तरफ खुली चांदनी फैली थी। ब्यास की आवाज़ वातावरण में एक गूंज पैदा कर रही थी। वृक्षों की सरसराहट के अतिरिक्त मैदान के घास से भी एक धीमी सी सरसराहट निकलती प्रतीत होती थी। हवा तेज थी और सामने पहाड़ के पीछे से उठता हुआ बादल धीरे धीरे चांद की तरफ सरक रहा था। क्या बात है मिस पाल, तुम इस तरह गुमसुम क्यों हो रही हो? मैंने कहा, चावल थोड़े खराब हो गए हैं तो इसमें इस तरह उदास होने की क्या बात है? मिस पाल सामने पहाड़ की धुंधली रेखा को देखती रही, जैसे उसमें कोई चीज़ खोज रही हो। मैं सोचती हूँ रंजीत कि मेरे जीने का कोई भी अर्थ नहीं है, उसने कहा, और वह मुझे अपने आरंभिक जीवन की कहानी सुनाने लगी। उसे बहुत बड़ी शिकायत थी कि आरंभ में अपने घर में भी उसे जरा सुख नहीं मिला। यहाँ तक कि अपने माता पिता का स्नेह भी उसे नहीं मिला। उसकी माँ ने उसकी अपनी माँ ने भी उसे प्यार नहीं किया। इसी वजह से 15 साल पहले वह अपना घर छोड़कर नौकरी करने के लिए निकल आई थी। सोचो, माँ का माँ को मेरा घर में होना ही बुरा लगता था। पिताजी को मेरे संगीत सीखने से चिढ़ थी। वे कहा करते थे कि मेरा घर घर है, रंडी खाना नहीं। भाइयों का जो थोड़ा बहुत प्यार था वह भी भाभीयों के आने के बाद छिन गया। मैंने आज तक कितनी कितनी मुश्किल से अपनी अपवित्रता को बचाया है, यह मैं भी जानती हूँ। तुम सोच सकते हो कि एक अकेली लड़की के लिए यह कितना मुश्किल होता है। मेरा लाहौर की तरफ घूमने जाने का मन था, वहाँ की कुछ तस्वीरें बनाना चाहती थी, मगर मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि मैं सोचती थी कि मर्द की पशु शक्ति के सामने मैं अकेली क्या कर सकूँगी। फिर तुम्हें पता है कि डिपार्टमेंट के लोग वहाँ मेरे बारे में कैसे बुरी बुरी बातें किया करते थे, इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे यहाँ के एक एक आदमी से नफ़रत है। वे तुम्हारे बुखारिया और मिर्ज़ा और जोरावर सिंह। मैं तो कभी ऐसे लोगों के साथ बैठकर एक प्याली चाय भी पीना पसंद नहीं करती थी। तुम्हें याद है एक बार जब जोरावर सिंह ने मुझसे कहा था, और फिर वह दफ्तर के जीवन की कई छोटी छोटी घटनाएं दोहराने लगी। जब मैंने देखा कि वह फिर से उसी वातावरण में जाकर खामखा अपना गुस्सा भड़का रही है, तो मैंने उससे फिर कहा कि अब दफ्तर के लोगों के बारे में न सोचे, अपने संगीत और अपने चित्रों की बात ही सोचे। तुम यहाँ रहकर
कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बना लो, फिर दिल्ली आकर अपनी प्रदर्शनी करना। मैंने कहा, जब लोग तुम्हारी चीज़ देखेंगे और तुम्हारा नाम सुनेंगे तो अपने आप तुम्हारी कद्र करेंगे। न मैंने प्रदर्शनी की, किसी चक्कर में नहीं पड़ूंगी। मिस पाल उसी तरह सामने की तरफ देखती हुई बोली, तुम जानते ही हो इन सब चीज़ों में कितनी पॉलिटिक्स चलती है। मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहती। मेरे पास अभी 3-4 हज़ार रुपये हैं, जिससे मेरा काफ़ी दिन गुजारा चल जाएगा। जब ये रुपए चुक जाएंगे तो। और वह जैसे कुछ सोचती हुई चुप कर गई। मैं आगे की बात सुनने के लिए बहुत उत्सुक था, मगर मिस पाल कुछ देर बाद कंधे हिलाकर बोली, तो भी कुछ न कुछ हो ही जाएगा। अभी वह वक्त आए तो सही। बादल ऊंचा उठ रहा था और वातावरण में ठंडक बढ़ती जा रही थी। जंगल की तरफ से आती हुई हवा की गूंज शरीर में बार बार सिरहन भर देती थी। साथ के कॉटेज में रेडियो पर पश्चिमी संगीत चल रहा था। उससे आगे के कॉटेज में लोग खिलखिलाकर हंस रहे थे। मिस पाल अपनी आंखें मूंदे हुए मुझे बताने लगी कि होशियारपुर में उसने भृगु संहिता से अपनी कुंडली निकलवाई थी। उस कुंडली के फल के अनुसार इस जन्म में उस पर यह साफ है कि उसे कोई सुख नहीं मिल सकता, न धन का, न ख्याति का, न प्यार का। इसका कारण भी भृगु संहिता में दिया था। अपने पिछले जन्म में वह सुंदर लड़की थी और नृत्य, संगीत आदि कलाओं में बहुत पटु थी। उसके पिता बहुत धनी थे और वह उनकी अकेली संतान थी। जिस व्यक्ति से उसका ब्याह हुआ वह बहुत सुंदर और धनी था, मगर मुझे अपनी सुंदरता और अपनी कला का बहुत मान था, इसलिए मैंने अपने पति का आदर नहीं किया। कुछ ही दिनों में वह बेचारा दुखी होकर इस संसार से चल बसा। इसलिए मुझ पर यह साफ है कि इस जन्म में मुझे सुख नहीं मिल सकता। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। अभी दिन में ही वह वहाँ के लोगों के अंधविश्वास की चर्चा करती हुई उनका मजाक उड़ा रही थी। सहसा मिस पाल भी बोलते बोलते चुप कर गई और उसकी आंखें में मेरे चेहरे पर स्थिर हो गई। उसके लिपस्टिक के रंगे हुए होठों की तह में जैसे उस समय कोई चीज कांप रही थी। काफी देर हम लोग चुप चुप बैठ रहे। बादल ने चांद को छा लिया था और चारों तरफ गहरा अंधेरा हो रहा था। सहसा साथ में कॉटेज की बत्ती भी बुझ गई, जिससे अंधेरा और भी गहरा लगने लगा। मिस पाल उसी तरह मेरी तरफ देख रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि मेरे आसपास की हवा कुछ भारी हो रही है। मैं सहसा कुर्सी पीछे सरका कर उठ खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है अब रात काफ़ी हो गई है, मैंने कहा, इसलिए अब चलकर सो रहा जाए सो रहा जाए और बातें अब सुबह होगी। हाँ हाँ, मिस पाल भी अपनी कुर्सी से उठती हुई बोली, मैं अभी चलकर बिस्तर बिछा देती हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा बिस्तर बरामदे में बिछा दूँ या? हाँ, बरामदे में ही बिछा दो। अंदर काफ़ी गर्मी होगी। देख लो, रात को ठंड हो जाएगी। कोई बात नहीं, बरामदे में हवा आती रहेगी तो अच्छा लगेगा। और बरामदे में लेटे हुए मैं देर तक जाली की तरह देखता रहा। बादल पूरे आकाश में छा गया था और दरिया का शब्द बहुत पास आया सा लगता था। जाली से लगा हुआ मकड़ी का जाल हवा से हिल रहा था। पास ही कोई चूहा कोई चीज कुतर रहा था। अंदर कमरे में
से बार बार करवट बदलने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। रंजीत, अंदर से आवाज़ आई तो मेरे सा, सारे शरीर में एक सिरहन भर गई। मिस पाल, सर्दी तो नहीं लग रही, नहीं बल्कि हवा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। और तभी टप 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 मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगी। पानी की बौछार मेरे बिस्तर पर आने लगी तो मैंने करवट बदली। बरामदे की बत्ती मैंने जलती रहने दी थी, इसलिए कई चीज़ें इधर उधर बिखरी नज़र आ रही थी। बिस्तर बिछाते समय मिस पाल को घर की काफ़ी उथल पुथल करनी पड़ी थी। मेरी चारपाई के पास ही एक तीपाई औंधी पड़ी थी और उससे जरा आगे तस्वीरों के कुछ एक फ्रेम रास्ते में गिरे थे। सामने के कोने में मिस पाल के ब्रश और कपड़े एक ढेर में उलझे हुए पड़े थे। अंदर की चारपाई चिरमिराई और लकड़ी के फर्श पर पैरों की धप धप आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर सुराही से चुल्लू में पानी पीने की आवाज़ आने लगी। रंजीत, मिस पाल, प्यास तो नहीं लगी? नहीं, अच्छा, सो जाओ। कुछ देर मुझे लगता रहा जैसे मेरे आसपास एक बहुत तेज सांस चल रही है और धीरे धीरे दबे पैरों सारे वातावरण पर अधिकार करती जा रही है और आसपास की हर चीज़ अपने पर उसका दबाव महसूस कर रही है। पानी की बौछार कुछ धीमी पड़ने लगी तो मैंने फिर से जाली की तरफ करवट बदल ली और पहले की तरह ही बाहर देखने लगा। तभी पास के झन से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। क्या गिरा है रंजीत? अंदर से आवाज़ आई। पता नहीं, शायद किसी चूहे ने कुछ गिरा दिया है। सचमुच यहाँ चूहों से बहुत तंग आ गई हूँ। मैं चुप रहा। अंदर की चारपाई फिर चिरमराई। अच्छा, सो जाओ। सारी रात पानी पड़ता रहा। सुबह सुबह वर्षा थम गई मगर आकाश साफ नहीं हुआ। सुबह उठकर चाय के समय तक मेरी मिस पाल से खास बात नहीं हुई। चाय पीते समय भी मिस पाल अधूरे अधूरे टुकड़ों में ही बात करती रही। मैंने उससे कहा कि मैं अब पहली बस से चला जाऊंगा तो उसने एक बार भी मुझसे रुकने के लिए आग्रह नहीं किया। यूँ साधारण बातचीत में भी मिस पाल काफ़ी तकल्लुफ़ बरत रही थी, जैसे किसी बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति से बात कर रही हो। मुझे उसका सारा व्यवहार बहुत अस्वाभाविक लग रहा था। वह जैसे बात न करने के लिए ही अपने को छोटे छोटे कामों में व्यस्त रख रही थी। मैंने दो दो एक बार उससे हल्के से मजाक करने का भी प्रयत्न किया जिससे तनाव हट जाए और मैं उससे ठीक से विदा लेकर जा सकूं, मगर मिस पाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी नहीं आई। अच्छा तो मिस पाल, अब चलने की बात की जाए। आखिर मैं कहाँ? तुम कल कह रही थी कि तुम भी कुल्लू तक साथ ही चलोगी, तो अच्छा होगा कि तुम आज ही वहाँ से अपना सारा सामान भी ले आओ। बाद में तुम फिर आलस कर जाओगी। नहीं, मैं आलस नहीं करूँगी, मिस पाल बोली। किसी दिन जाकर जो जो कुछ लाना है सब ले आऊँगी। और फिर बरामदे में बिखरे हुए कपड़ों को बिना मतलब ही उठाकर इधर से उधर रखते हुए उसने कहा, आज बरसात का दिन है इसलिए आज नहीं जाऊंगी। कल या परसों किसी समय देखूंगी। लाने के लिए कितनी ही चीज़ें हैं, इसलिए अच्छी तरह सब सोच कर जाना चाहिए। आज घिरा हुआ दिन है इसलिए आज नहीं। घिरा हुआ दिन है तो क्या घर का सामान नहीं आएगा? मैंने अपने आग्रह से उसे सुलझाने की चेष्टा करते हुए कहा, तुम मुझे बताओ कि घी और तारपीन के डब्बे कहाँ रखे हैं?
कोई बड़ा थैला हो तो यह भी साथ में ले लो, फुटकर चीज़ें उसमें आ जाएगी यहाँ से। जो भी बस मिलेगी उसमें हम लोग साथ साथ चलेंगे। मैं कुल्लू से 12 बजे से बस पकड़कर आगे चला जाऊंगा। तुम्हें तो उधर से लौटने के लिए सारा दिन बसें मिलती रहेगी। मैं जानबूझकर इस तरह का बात कर रहा था जैसे मिस पाल का साथ चलना निश्चित ही हो। हालांकि मैं जानता था कि वह टालने का पूरा प्रयत्न करेगी। मिस पाल इधर से उधर जाती हुई ढूंढ ढूंढ कर अपने करने के लिए काम निकाल रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे मेरी बातें उसे बिल्कुल व्यर्थ लग रही हो और वह जल्द अपने एकांत में लौट जाना चाहती हो। देखो, कभी कभी यहाँ बस में एक भी सीट नहीं मिलती, उसने कहा। दो दो सीट मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तुम मेरी वजह से अपनी 12 बजे की बस क्यों मिस करते हो? तुम चले जाओ, मैं कल या परसों जाकर जो कुछ भी मुझे लाना है ले आऊँगी। और जैसे सहसा कोई काम याद आ जाने से वह जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ हटाए हुए कमरे में चली गई। कुछ देर में वह पेटीकोट लिए हुए कमरे से बाहर आई। पेटीकोट की टिड्डियाँ काट गई थी पेटीकोट को टिड्डियाँ काट गई थी। उसने जैसे नुकसान की परेशानी की वजह से ही चेहरा सख्त किए हुए उसे एक तरफ कोने में फेंक दिया और किसी तरह कठिनाई से बोली, मैं तुमसे कह दिया है कि तुम चले जाओ। तुम्हें पता है कि मुझे तो अकेले को ही दो सीटें चाहिए अकेले को ही दो ही सीट चाहिए। ये सब बहाने तुम रहने दो। मैंने कहा, एक बस में जगह नहीं मिलेगी तो दूसरी में मिल जाएगी। तुम इधर आकर मुझे बताओ कि वे डिब्बे कहाँ रखे हैं। मिस पाल शायद ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मेरी बात का विरोध नहीं किया। अच्छा, तुम बैठो, मैं अभी ढूंढती हूँ, उसने कहा और आंखें बचाती हुई रसोई घर में चली गई। पहली बस में सचमुच हम लोगों को जगह नहीं मिली। ड्राइवर ने बस वहाँ रोकी ही नहीं और हाथ के इशारे से कह दिया, बस में जगह नहीं है। दूसरी बस में भी जगह नहीं थी, मगर किसी तरह कहा कर हमने उसमें अपने लिए जगह बना ली। मगर हम कुल्लू काफ़ी देर से पहुँचे, क्योंकि रात की बरसात से एक जगह सड़क टूट गई थी और उसकी मरम्मत की जा रही थी। हमारे कुल्लू पहुँचने के लगभग साथ ही 12 बजे की बस भी मनाली से आ पहुँची। 11:45 हो चुके थे। मैंने अंदर जाकर अपने सामान का पता किया, फिर बाहर मिस पाल के पास आ गया। मिस पाल ने खाली डिब्बे अपने दोनों हाथों में संभाल रखे थे। मैंने डिब्बे उसके हाथों से लेने लगा तो उसने अपने हाथ पीछे हटा लिए। चलो पहले बाजार में चलकर तुम्हारा सामान खरीद ले, मैंने कहा। अब सामान की बात रहने दो, उसने कहा। तुम्हारी बस आ गई है, तुम इसमें चले जाओ। सामान तो मैं किसी भी समय खरीद लूँगी। तुम्हें इसके बाद फिर किसी बस में जगह नहीं मिलेगी। 2 बजे की बस मनाली से ही भरी हुई आती है। तुम्हारा एक दिन और यहाँ खराब होगा। दिन खराब होने की क्या बात है, मैंने कहा। पहले चलकर बाजार से सामान खरीद लेते हैं। अगर आज सचमुच किसी बस में जगह नहीं मिली तो मैं तुम्हारे साथ लौट चलूँगा और किसी बस में चला जाऊँगा। मुझे वापस पहुँचने की ऐसी कोई जल्दी नहीं है। नहीं, तुम चले जाओ, मिस पाल हट के साथ बोली। अपने लिए खामखा मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं? अपना सामान तो मैं जब कभी भी ले लूँगी, मगर मुझे लगता है कि आज तुम ये डिब्बे इसी तरह लिए हुए ही लौट जाओगी।
अरे नहीं। मिस पाल की आंखें उमड़ आई और वह अपने आंसुओं को रोकने के लिए दूसरी तरफ देखने लगी। तुम समझते हो मैं अपने शरीर की देखभाल ही नहीं करती? अगर न करती तो यह इतना शरीर ऐसे ही होता। लाओ पैसे दो, मैं तुम्हारा टिकट ले आती हूँ। देर करोगे तो इस बस में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम इस तरह जिद क्यों करती हो मिस पाल? मुझे जाने की सचमुच ऐसी कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा, लेखक ने कहा, मैंने तुमसे कहा है तुम पैसे निकालो, मैं तुम्हारा टिकट ले आऊँगा। मगर नहीं, तुम रहने दो। कल का तुम्हारा टिकट मेरी वजह से खराब हुआ था। मैं फिर तुमसे पैसे किस लिए मांग रही हूँ? और वह डिब्बे वहीं रख कर झटपट टिकट घर की तरफ बढ़ गई। ठहरो मिस पाल, मैंने असमंजस में अपना बटुआ जेब से निकाल लिया। तुम रुको, मैं अभी आ रही हूँ। तुम उतनी देर में अपना सामान निकलवा कर ऊपर रखवाओ। मेरा मन उस समय न जाने कैसा हो रहा था। फिर भी मैंने अंदर से अपना सामान निकलवाया और बस की छत पर रखवा दिया। मिस पाल तब तक टिकट घर के बाहर ही खड़ी थी। शनिवार होने के कारण उस दिन स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई थी और बहुत से बच्चे बस्ते लटकाए सुल्तानपुर की पहाड़ी से नीचे आ रहे थे। कई बच्चे बस की सवारियों को देखने के लिए वहां आसपास जमा हो रहे थे। मिस पाल उस समय प्याजी रंग की सलवार कमीज पहने थी और ऊपर काला दुपट्टा लिए थी। उन कपड़ों की वजह से उसका शरीर पीछे से और भी फैला हुआ लगता था। बच्चे एक दूसरे से आगे होते हुए टिकट घर के नज़दीक जाने लगे। मिस पाल टिकट घर की खिड़की पर झुकी हुई थी। एक लड़के ने धीरे से आवाज़ लगाई, कमाल है भाई, कमाल है। इस पर आस पर खड़े बहुत से बच्चे हंस दिए। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भारी मन पर एक और बड़ा पत्थर डाल दिया हो। बच्चे सबके सब टिकट घर के आसपास जमा हो गए थे और आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। मैंने उनसे कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि उससे मिस पाल का ध्यान खामखा उनकी तरफ चला जाता। मैं उधर से अपना ध्यान हटाकर दरिया की तरफ से आती हुई लोगों को देखने लगा। फिर भी बच्चे की खुसुर फुसुर मेरे कानों में पड़ती रही। दो लड़कियां बहुत धीरे धीरे आपस में बात कर रही थी। मर्द है, नहीं औरत है। तू सिर के बाल देख, बाकी शरीर देख, मर्द है। तू कपड़े देख और सब कुछ देख, औरत है। आओ बच्चों आओ, पास आकर देखो। मिस पाल की आवाज़ से मैं जैसे चौंक गया। मिस पाल टिकट लेकर खिड़की से हट आई थी। बच्चे उसे आते देखकर आ गई कहते भाग खड़े हुए। एक बच्चे ने सड़क से उस तरफ जाकर फिर जोर से आवाज़ लगाई, कमाल है भाई, कमाल है। मिस पाल सड़क पर आकर कई कदम बच्चों से पीछे चली गई। आओ बच्चों, यहाँ हमारे पास आओ, वह कहती रही। हम तुम्हें मारेंगे नहीं, टॉफियाँ देंगे, आओ। मगर बच्चे के पास आने के बजाय और भी दूर भाग गए। मिस पाल कुछ देर सड़क के बीच रुकी रही, फिर लौटकर मेरे पास आ गई। उस समय उसके चेहरे का भाव बहुत विचित्र लग रहा था। उसकी आंखों में आए हुए आंसू नीचे गिरने को हो रहे थे और उन्हें झुठलाने के लिए एक फीकी हंसी का प्रयत्न कर रही थी। उसने अपने होठों को जाने किस तरह काटा था कि एकाध जगह से उसकी लिपस्टिक नीचे फैल गई थी। उसकी घिसी हुई कमीज के सीवने नीचे थे। नहीं, उसने आंखें झपकाते हुए कहा। मैंने उसकी बात का समर्थन करने के लिए सिर हिलाया तो मुझे लगा कि मेरा सिर पत्थर की तरफ भारी हो गया है। उसके बाद मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मिस पाल मुझसे क्या कह रही है और मैं उससे क्या बात कर रहा हूँ। जैसे आँखों और शब्दों के साथ विचारों का कोई संबंध ही नहीं रहा है।
मुझे इतना याद है कि मैंने मिस पाल को टिकट के पैसे देने का प्रयत्न किया, मगर वह पीछे हट गई और मेरे बहुत अनुरोध करने पर भी उसने पैसे नहीं लिए। मगर किस अवचेतन प्रक्रिया से हम लोगों के बीच अब तक बातचीत का सूत्र बना रहा, यह मैं नहीं जान सका। मेरे कान उसे बोलते सुन रहे थे और अपने को भी, परंतु वे जैसे दूर की ध्वनियाँ थी, अस्पष्ट अस्पष्ट और अर्थहीन। जो बात मैं ठीक से सुन सका वह यही थी, और वहाँ जाकर रंजीत दफ्तर में मेरे बारे में किसी से बात मत करना, समझे? तुम्हें पता ही है कि वे लोग कितने ओछे हैं। बल्कि अच्छा होगा कि तुम किसी को यह भी ना बताओ कि तुम मुझे यहाँ मिले थे। मैं नहीं चाहती कि वहाँ कोई भी मेरे बारे में कुछ जाने या बातें करे, समझे? बस तब स्टार्ट हो रही थी और मैं खिड़की से झांक कर मिस पाल को देख रहा था। बस चली तो मिस पाल हाथ हिलाने लगी, दोनों खाली डिब्बे पर अपने हाथों में लिए हुए थी। मैंने भी एक बार उसकी तरफ हाथ हिलाया और बस के मुड़ने तक हिलते हुए खाली डब्बों को ही देखता रहा। समाप्त हुई ये कहानी। दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग के लिए हिंदी की कहानियाँ। धन्यवाद।